हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं पाठ 3 सजीवों में जीवन प्रक्रियाएं भाग 2। पिछली कक्षाओं में हमने विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया, जैसे वे जीवन प्रक्रियाएं क्रमशः ऐसे हैं: पोषण, श्वसन, रक्त परिसंचरण, उत्सर्जन, संवहन, संवेदनशीलता। आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन, दूसरा प्रजनन और आधुनिक तकनीकी, फिर लैंगिक स्वास्थ्य और जनसंख्या विस्फोटक। ये पूरे पाठ का एक समरी टॉपिक है कि ये टॉपिक हमको इसमें पढ़ना है। इसके पहले आप लोगों ने अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन पढ़ लिया है। तो ये हमारी महत्वपूर्ण जीवन प्रक्रियाएं हैं: पोषण, श्वसन, रक्त परिसंचरण, उत्सर्जन, संवर्धन, संवहन, संवेदनशीलता और वृद्धि। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे पीपीटी में। तो ये सब मैं आपको एक रिवीजन करा रहा हूँ, क्विक रिवीजन, जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ लिया है। प्रजनन के प्रकार। प्रजनन क्या होता है? प्रजनन मतलब वह प्रक्रिया जिस प्रक्रिया में एक सजीव अपने जैसे ही सजीव को पुनर्जन्म देता है, ऐसी प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रजनन। तो हमारे यहाँ पे प्रजनन दो प्रकार से उसको बांटा गया है। पहला है अलैंगिक प्रजनन और दूसरा है लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन जो हमेशा एक कोशीय सजीव और बहुकोशीय सजीव में पाया जाता है। लैंगिक प्रजनन ये केवल वनस्पति और प्राणियों में पाया जाता है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, यहाँ पे लिखा ही है, अलैंगिक प्रजनन में युग्माणु का निर्माण किए बिना किसी भी प्रजाति के एक ही सजीव द्वारा अपने समान नवजात सजीव को निर्माण के लिए अपनाई हुई प्रक्रिया को हम अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। इसमें युग्माणु के संयोग के बिना प्रजनन होता है, इसलिए नवजात सजीव बिल्कुल भी क्या होता है, मूल सजीव जैसा ही होता है। और यह जो प्रजनन होता है यह समसूत्री विभाजन द्वारा नए सजीवों का निर्माण करता है। आगे जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना। दूसरा है बहुविभाजन। तो ये भी एक प्रकार है अलैंगिक विभाजन का, अलैंगिक प्रजनन का। उसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मुकुलन। ये सब चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक में हम स्टार्ट करते हैं। शाकीय प्रजनन हो गया है, शाकीय प्रजनन ये भी हो गया आपका। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। हाँ सर, थोड़ा ब्रेक हो आपकी रहा आवाज है ना, रुक रुक के आ रही है। हाँ थोड़ा सर, सा कोशिश कीजिए अच्छी आवाज आए। ठीक, ओके सर। चलिए, लैंगिक प्रजनन जैसा कि दिख रहा है आपको डायग्राम में, वनस्पतियों में लैंगिक प्रजनन होता है जो कि पुष्प के माध्यम से दिख रहा है आपको। ये पुष्प की तरह होता है, ये हम लोग ने पढ़ लिया है। एक पुष्प में देखिए आपको डायग्राम में दिख रहा है दलपुंज, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। तो इन वजहों से जो नीचे बाह्य दलपुंज और पुष्प आधार दिया गया, तो इसमें अंडाशय जो है इसकी वजह से ही लैंगिक प्रजनन होता है। वनस्पतियों में लैंगिक प्रजनन। पुष्प के प्रकार, बीजांकुरण, या आज हमारा जो टॉपिक है वो है मनुष्य में लैंगिक प्रजनन। तो मनुष्य में जो लैंगिक प्रजनन होता है वो दो माध्यम से होता है, एक पुरुष प्रजनन संस्थान और एक स्त्री प्रजनन संस्थान। पुरुष प्रजनन संस्थान में विसरण होते हैं, वाहिनी नलिकाएं होती हैं जिनसे मिलकर बनता है। यह वृषकोष में स्थित होता है। इसके विषाणु में अगिनित शुक्रजन नलिकाएं होती हैं। वृषणों में पाए जाने वाली जनन उपकला उपस्थित होती हैं, जो कि क्या करते हैं, कोशिकाएं को अर्धसूत्री पद्धति द्वारा क्या करते हैं, विभाजित करती हैं। और ये विभाजित होकर क्या करते हैं, शुक्राणु का निर्माण करती है। ये शुक्राणु अर्धवृत्त से होते हुए शुक्र नलिकाओं द्वारा शुक्राणु क्या किए जाते हैं, आगे भेजे जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, मनुष्य में लैंगिक प्रजनन ये पुरुष में पाया जाता है। मूत्राशय, शुक्राशय, फिर इसके अंदर ग्रंथि है जिसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्र नलिका, मूत्र जनन वाहिनी। तो ये सब होते हैं मनुष्य में लैंगिक प्रजनन के। आगे जितने भी व्रीय, जो सभी स्राव और शुक्राणु मिलकर एक व्रीय तैयार करते हैं, ये व्रीय क्या होते हैं, मनुष्य के, पुरुष के सीसन के माध्यम से बाहर छोड़ा जाता है। आगे स्त्री प्रजनन संस्थान। तो स्त्री में क्या है, स्त्री प्रजनन संस्थान में सभी अंग अंडवाहक नलिका उदर गुहा में स्थित होते हैं। इसमें अंडाशय की एक जोड़ी होती है, अंडवाहक नलिका की एक जोड़ी होती है, एक गर्भाशय होता है और एक योनि होता है, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। मानवीय स्त्री प्रजनन संस्थान, इसमें अंडवाहक नलिका होती है, अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है और योनि होता है। तो पुरुष के सीसन से जो व्रीय छोड़ा जाता है वो स्त्री के यौवन से होते हुए गर्भाशय में जाता है। फिर वो अंड को अंडवाहक नलिका में स्थित डिंब से टकरा के जब शुक्राणु और डिंब, अंड नलिका के डिंब जब आपस में टकराते हैं तब एक युग्माणु का निर्माण करते हैं। यहाँ पे लिखा गया युग्माणु निर्माण। शुक्र कोशिका मतलब शुक्राणु, अंड कोशिका, ये दोनों युग्माणु अर्धगोत्रीय
अर्धसूत्र विभाजन से निर्मित होते हैं। पुरुष के विसरण में यौनावस्था से आगे मृत्यु तक ये शुक्र कोशिकाओं का निर्माण हमेशा होता रहता है। और स्त्री में ये जो शुक्राणु होते हैं, जो स्त्री में जो अंड कोशिका जो होती हैं, वो जन्म से 2 से 4 लाख की इतनी बड़ी संख्या में ये डिंब पाए जाते हैं। डिंब मतलब अंड कोशिकाएं। युग्माणु का निर्माण। आगे फलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फलन, समानता फलन होता क्या है? फलन मतलब होता है पुरुष के शुक्राणु और स्त्री के अंड कोशिका में जब संयोग होता है तो उस संयोग से जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम फलन कहते हैं। मतलब शुक्राणु तथा डिंब का संयोग होने पर जो युग्मज तैयार होते हैं, उसको युग्मज तैयार होने की जो निर्माण की प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? निषेचन, मतलब फलन। मानव में जो निषेचन शरीर के अंतर भाग में होती है, मतलब शरीर के आंतरिक भाग में होती है। संभोग करते समय जब स्त्री पुरुष संभोग करते हैं तो उस प्रक्रिया में योनि में शुक्राणु जमा होते हैं और व्री से क्या होते हैं? लाखों शुक्राणु उस योनि में छोड़े जाते हैं। और व्री में जो लाखों संख्या के शुक्राणु होते हैं वो योनि मार्ग से गर्भाशय में जाते हैं, फिर गर्भाशय से अंड नलिका में तैरते हुए जाते हैं। और इन शुक्राणु में से केवल एक शुक्राणु जो होता है वह अंड नलिका में उपस्थित डिंब से निषेचन करता है। आगे इसी तरह इस निषेचन के बाद, फलन के बाद एक विकास होता है। ये दिख रहा है आपको फलन, इसमें बहुत सारे शुक्राणु हैं और बीच में जो आपको गोला गोला दिख रहा है वो एक अंड कोशिका है। अंड कोशिका कहाँ पाया जाता है? ये स्त्री प्रजनन संस्थान में होता है और शुक्राणु ये मनुष्य प्रजनन संस्थान में होता है, पुरुष। तो जब पुरुष के सीसन से लाखों शुक्राणु छोड़े जाते हैं, उसमें से एक शुक्राणु जो होता है वह अंड कोशिका से जाके मिलता है और जिसके पश्चात विकास होता है, एक शिशु का जन्म होता है। आपको फलन डायग्राम में दिख रहा है। स्त्री युग्मक और पुरुष का शुक्राणु दोनों आपस में मिलते हैं, दोनों फलन करते हैं और फलन करने के बाद एक शिशु का जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है। आगे देखिए विकास और जन्म। जैसा कि मैंने आपको बोला कि अंड नलिका में फलन के बाद तैयार हुए युग्माणु का कई बार अर्धसूत्री विभाजन होता है। एकदम ध्यान से सुनिएगा, 2 सूत्री विभाजन, एक समसूत्री और एक अर्धसूत्री। तो ये अर्धसूत्री विभाजन है और समसूत्री ये ज्यादातर मनुष्य में पाया जाता है और वनस्पतियों में केवल समसूत्री विभाजन पाया जाता है। इनके विभाजन के पश्चात ही भ्रूण बनता है। भ्रूण मतलब छोटा सा बच्चा। इस दौरान वह गर्भाशय की ओर जाता है और गर्भाशय में पहुंचने के बाद उसका अंकुरण होकर वह आगे क्या करता है? वृद्धि और विकास करता है। गर्भाशय में हुई वृद्धि के समय भ्रूण को भोजन की आपूर्ति के लिए एक अपरा, जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा, एक अंग का निर्माण होता है। उस अंग के वजह से, प्लेसेंटा के वजह से वो जो छोटा सा बच्चा पेट में, माँ के पेट में है, उसको पोषक तत्व मिलता है, उसको आहार मिलता है और उसको मतलब जीने के लिए माँ के द्वारा जो भी भोजन माँ करती है उससे उसको थोड़े थोड़े पोषक तत्व उसके शरीर में अंदर जाते रहते हैं और उससे उसका क्या होता है? विकास होता रहता है। फलन होने के साधारण 9 महीने बाद भ्रूण की पूरी वृद्धि होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि पिता के और माता के संभोग करने के बाद जो भी पेट में फलन होता है, माँ के योनि में जो फलन होता है, उस फलन के बाद 9 महीने बाद एक भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण मतलब एक छोटे से बच्चे का विकास होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक बच्चे के विकास होने के लिए 36 हफ्ते लगते हैं। 36 हफ्ते मतलब 9 महीने। 9 महीने के अंदर वो बच्चा पूरी तरह से विकसित हो जाता है। अगर उससे पहले, समझो 9 महीने से पहले अगर बच्चा विकसित हो रहा है, 7 महीने या 8 महीने में, तो बच्चा पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। उसको पूरी तरह से विकसित होने के लिए पूरे 9 महीने लगते हैं। आगे दिया गया है विकास और जन्म। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे वीडियो और ध्यान से सुनेंगे वीडियो को। सर वीडियो दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, प्ले कीजिए सर, प्ले कीजिए। यस सर, यस सर। एक सेकंड सर, एक सेकंड।
आवाज आ रहा है? सर वीडियो का आवाज नहीं आ रहा सर, आवाज नहीं आ रहा है सर? नहीं आ रहा है, एक सेकंड, बहुत कम आ रहा है मतलब बहुत कम आ रहा है बहुत कम आ रहा है सर। देखते वीडियो। हो सर? बढ़ता है तो देखो, नहीं तो आप एक्सप्लेन करो अगर आवाज नहीं आएगा तो सर। चलेगा। ठीक है सर। देखिए जी, एक पहले महीने में बच्चे का फेफड़ा दिमाग सब विकसित होता है, फिर दूसरा महीना स्टार्ट होता है, बच्चा अपना विकास कर रहा है, 25 सेंटीमीटर हो चुकी है, अब धीरे धीरे उसकी आंखें बढ़ रही हैं। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। दूसरे महीने में ही बच्चे के अंदर हार्ट बीट पैदा हो जाएगा। अब ये रहा तीसरा महीना। धीरज सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। यस, अब वो 3 महीने में माँ के पेट में वो धीरे धीरे हलचल पैदा कर देगा। धीरज सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। हाँ सर, अभी आ रही है? नहीं, डिस्टरबेंस है आवाज में। बच्चों को फिर से बता दीजिएगा ये वीडियो जो है स्टार्टिंग से, और हाँ, इस वीडियो की आवाज को बंद कर दीजिए, इस वीडियो की जो चल रहा है, और आप खुद इसको एक्सप्लेन कीजिए और स्टार्टिंग से प्ले कीजिए सर। हाँ, चौथा महीना देखिए, बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। शिशु की लंबाई 4 महीने में 13 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। अब धीरे धीरे चौथे महीने में उसके हाथों की उंगली और पैरों की उंगली बनने चालू हो जाती है। 5वें महीने में बच्चे के हाथ की उंगली, पैर की उंगली आ जाती है, उसकी आंखों में आईब्रो आ जाते हैं, धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगती हैं। 6वें महीने में बच्चे के अंदर हल्का सा मूवमेंट होगा, वो माँ के पेट में हलचल करेगा और उस बच्चे की लंबाई 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। और 6वें महीने में बच्चा क्या होगा, माँ के पेट में धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा। छठे महीने में बच्चा थोड़ा थोड़ा मजबूत हो जाएगा, धीरे धीरे उसके 6 महीने में उसके सर पे बाल आने लगेंगे, उसके हाथ पैर मूवमेंट करना चालू कर देंगे, हलचल करना चालू कर देंगे। अभी 6 महीने के बाद बच्चे की गति बहुत तेज हो जाती है। 7वां महीना देखिए बच्चे का, अब बच्चे का रेंज 35 सेंटीमीटर बढ़ जाता है और उसका वजन भी होने लगता है और बच्चा मजबूत हो जाता है, बहुत ग्रो भी करने लगता है। अब धीरे धीरे बच्चा अपने हाथों को, पैरों को धीरे धीरे फैलाता है, हल्का हल्का माँ के पेट में मूवमेंट करता है, हलचल करता है, पैरों से मारता है। माँ को दर्द महसूस होता है, माँ को पीड़ा होती है बहुत तेज। सातवें महीने में बच्चा अच्छे से विकसित होने लगता है और वो आपकी आवाज़ों को सुन सकता है पेट के अंदर। धीरे धीरे बच्चा अपने आंखें खोलने लगता है 7वें महीने में। 8वां महीना, इस महीने में बच्चे का विकास बहुत तेजी से होने लगता है, बच्चे की लंबाई हो जाती है 45 सेंटीमीटर। ये है 8वां महीना। देख रहे हैं बच्चे का विकास बहुत तेजी गति से हो रहा है। इस महीने में बच्चों का दिमाग और फेफड़े का विकास पूरी तरह से नहीं होता है और जो फेफड़े और जो दिमाग का प्रोसेस है वो 90वें महीने में होता है।
इस महीने में 8वें महीने में आपको मतलब स्त्री को ऐसा कोई काम करना नहीं चाहिए, ना तो ट्रेवलिंग करना चाहिए, ना तो घी का उपयोग करना चाहिए, जिससे उसको दिक्कतें ना हो। 8वें महीने के अंतिम में बच्चा पूरी तरह से विकास कर लेगा और अपना पोजीशन बदल देगा, और बदलने के बाद जिससे माँ की नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अब बच्चा अपने सर को नीचे की तरफ लेकर आएगा जिससे माँ का नॉर्मल डिलीवरी हो सके, इसी तरह उसका विकास होता है। अंतिम महीना 9वां महीना। अब बच्चे की लंबाई 45 से 50 सेंटीमीटर और उसका वजन 2.5 किलोग्राम से 4 किलोग्राम हो जाता है। तो ये है 9वां महीना। इसी तरह बच्चे का विकास होता है। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। इस महीने में आपके पेट में बहुत ज्यादा हलचल महसूस होगी और आपको दर्द होगा, और कभी भी ऐसा समय आएगा कि स्त्री को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके बच्चे को जन्म देना पड़ सकता है। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं विकास और जन्म। तो ये जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि कैसे बच्चा जन्म लेता है और कैसे बच्चा अपना विकास करता है। तो ये कैसे होता है, अंड नलिका में निषेचन होता है। निषेचन मतलब फलन होता है। फलन के बाद जो युग्माणु तैयार होते हैं उसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। तत्पश्चात ये जो युग्माणु होते हैं ये क्या होते हैं, भ्रूण का विकास करते हैं। और भ्रूण के विकास करने के बाद जब बच्चा जन्म लेता है तब मालूम पड़ता है कि यह बच्चा लड़का है या लड़की। तो जो लड़का है या लड़की है ये भी एक संकल्पना है कि पुरुष का जो शुक्राणु है और जो स्त्री का शुक्राणु है अंडकोशिका, इन दोनों निर्धारित करते हैं कि आने वाला जो बच्चा पैदा होगा वह लड़का होगा कि लड़की। जैसा कि मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, वीडियो ध्यान से देखिए आप। ये देखिए, यहाँ देखिए, क्या आप जानते हैं कि किसी भी दंपति, दंपति मतलब माता पिता, कोई लड़का या लड़की होने पर ये पुरुष पर निर्भर होता है। किस तरह होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, शुक्र कोशिका और अंड कोशिका। पुरुष के पास शुक्र कोशिका है और स्त्री के पास अंड कोशिका है। शुक्र कोशिका में 22 प्लस एक्स होते हैं और 22 प्लस वाई होते हैं। 22 क्या होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि पुरुष और स्त्री में टोटल 23 गुणसूत्र होते हैं। 23 गुणसूत्रों की जोड़ी होती है, जिसमें से 22 क्या होते हैं, अलैंगिक गुणसूत्र, और एक जो होता है एक्स वाई पुरुष में और एक्स 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 महिला में, वो होते हैं लैंगिक गुणसूत्र, जो कि हमको बताते हैं कि पैदा होने वाला बच्चा स्त्री है या लड़का है या लड़की। तो उसके लिए क्या कहते हैं, पुरुष के अंदर से एक्स निकलेगा और स्त्री के अंदर से एक्स निकलेगा तो लड़की पैदा होगी। और अगर पुरुष के अंदर से वाई गुणसूत्र निकलेगा और लड़की के अंदर से मतलब महिला के अंदर से वाई गुणसूत्र निकलेगी तो जो पैदा होगा वो क्या होगी, लड़का होगा। तो एक्स वाई, अगर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर पुरुष से एक्स होगा और महिला से तो एक्स होगा ही होगा, तब लड़की पैदा होगी। और अगर पुरुष से वाई पैदा होता है और महिला से एक्स जाता है तो एक्स और वाई मिलकर क्या बनते हैं, लड़का बनते हैं। मतलब ये जो मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है, मतलब जो लड़का होना या लड़की होना, ये पुरुष पे निर्भर करता है, ना कि महिला पे निर्भर करता है। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि किसी दंपत का लड़का होना या लड़की होना ये पुरुष पर निर्भर होता है। कैसे, जब युग्माणु का निर्माण होता है तब पुरुष की ओर से, पुरुष के लिंग गुणसूत्र में से एक्स या वाई गुणसूत्र अगली पीढ़ी में जाते हैं और स्त्रियों की ओर से केवल, मैंने बोला ना, केवल एक्स गुणसूत्र अगली पीढ़ी में आता है। और आगे जब फलन होता है तो फलन के समय पुरुष में से एक्स गुणसूत्र आया तो लड़की होगी, पुरुष में से एक्स और महिला में से एक्स, एक्स और एक्स तो लड़की होगी। और अगर वाई गुणसूत्र आता है और महिला से एक्स तो एक्स वाई मिलके क्या बनेंगे, लड़का होगा।
अतः ये ध्यान में रखते हुए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि लड़की होने पर स्त्री को पूरी तरह से हमें जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। लड़का होना या लड़की होना ये पुरुष पर निर्भर होता है, क्योंकि पुरुष के पास वो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। पुरुष के पास लैंगिक गुणसूत्र एक्स और वाई होता है और स्त्री के पास केवल एक्स एक्स होते हैं। अगर पुरुष ने फलन के बाद एक्स गुणसूत्र छोड़ा और महिला से एक्स आया तब तो लड़की होगी, मगर अगर फलन के बाद वाई अगर पुरुष देता है और महिला एक्स देती है तब एक्स और वाई मिलकर क्या बनेंगे, लड़का बनेंगे। इसीलिए हमें यह प्रयास रखना चाहिए कि स्त्री भ्रूण हत्या रोकने के लिए हमें सबको यह प्रयास करना चाहिए कि बच्चों को पेट में ही मारा ना जाए। कुछ लोग को लड़कियां नहीं पसंद होती हैं, कुछ लोग पैदा होने के बाद मार देते हैं, कुछ लोग उसको पेट में ही उनको सोनोग्राफी निकाल के उनको मालूम पड़ जाता है, जो कि सोनोग्राफी निकालना एक अपराध है। ये हमें नहीं करना चाहिए। हमें भ्रूण हत्या भी नहीं करना चाहिए। पेट में अजन्मे बच्चे को, जो पेट में बच्चा है, उसको भी नहीं मारना चाहिए उसका लिंग पता करने के लिए। और आजकल सरकार ने यह नियम लाया है कि लिंग निर्धारण करना, लिंग को पता करना किसी भी अस्पताल में या तो किसी भी डॉक्टर के माध्यम से, यह गुनाह है, यह एक अपराध है। हमें अपने जीवन में इस लड़का या लड़की दोनों को समान अधिकार देना चाहिए, क्योंकि लड़का या लड़की होना ये दोनों के एक माता पिता के लिए सौभाग्य की बात होती है। इसलिए कभी भी हमें लड़का या लड़की पे कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। कभी भी लड़कियां किसी भी दृष्टिकोण से लड़कों से कम नहीं होती हैं। लड़का या लड़की का भेद ना करते हुए हमें दोनों में हमेशा क्या करना चाहिए, समानता करना चाहिए। पहले अगर आज जो भी अगर लड़की और लड़के में अगर भेदभाव करता है तो यह एक अंधविश्वास है। हमें इस अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए और हमें कोशिश करना चाहिए कि स्त्री भ्रूण हत्या ना हो, क्योंकि अजन्मी पुत्री का मारना एक अपराध है। इसलिए ऐसा अपराध हमें ना होना है, ना करने देना है किसी को भी। तो ये पूरी प्रक्रिया थी विकास और जन्म। तो विकास और जन्म की ये जो प्रक्रिया होती है 9 महीने तक होती है, चौथे हफ्ते से लेकर 36 सप्ताह तक होती है। यह एक अर्धसूत्री विभाजन होता है जो अंड नलिका में फलन के बाद तैयार होता है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगला हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है ऋतु चक्र। ऋतु चक्र मतलब मासिक धर्म। तो जो लड़का होना या लड़की होना ये भी कहीं ना कहीं माँ पे भी निर्भर होता है। तो माँ के अंदर एक मासिक धर्म होता है। यह मासिक धर्म क्या होता है, जैसे स्त्री 10 साल से ऊपर होती है तब उसके अंदर एक यौनावस्था आती है। यौनावस्था के बाद स्त्री के प्रजनन संस्थान में, जैसा कि हमने देख ही लिया है कि स्त्री का प्रजनन संस्थान क्या है। स्त्री का प्रजनन संस्थान ये रहा स्त्री का प्रजनन संस्थान। इसमें अंडवाहक नलिका है, अंडाशय है, गर्भाशय है और योनि है। तो इसमें से स्त्री के अंदर जब स्त्री पैदा होती है, जब कोई भी लड़की जन्म लेती है तो उसके अंदर 10 लाख डिंब तैयार होते हैं। अंडकोश का लगभग 10 लाख तैयार होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो जब उनकी यौनावस्था आती है, यौनावस्था मतलब 10 साल के बाद जब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, तब यौनावस्था के बाद स्त्री के प्रजनन संस्थान में से कुछ बदलाव आने लगते हैं। यह जो बदलाव होता है यह हर 28 से 30 दिनों की समय अवधि में पुनरावृत्ति होती रहती है। और इस पुनरावृत्ति को जो रिपीट होता है इसी को हम क्या कहते हैं, ऋतु चक्र। तो जो ऋतु चक्र है, ये जो मासिक धर्म है, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ये स्त्रियों में जो प्रक्रिया होती है यह प्राकृतिक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया क्यों होती है, किस वजह से होती है? तो ये प्रक्रिया होने के लिए 4 संप्रेरक द्वारा यह नियंत्रित होता है। वे 4 संप्रेरक हैं। पुटिका ग्रंथि संप्रेरक, जिसको हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग संप्रेरक, जिसको बोलते हैं पित्त पिंडकार की संप्रेरक, जिसको बोलते हैं LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तीसरा है एस्ट्रोजन और अगला है प्रोजेस्टेरोन। अब क्या होता है, स्त्री में क्यों आता है मासिक धर्म? तो उसका कारण यहाँ पे दिया गया है कि पुटिका ग्रंथि संप्रेरक के प्रभाव से जब अंडाशय में स्थित पुटिकाओं में से एक पुटिका का डिंब का विकास होना प्रारंभ होता है। यह विकासशील पुटिका एस्ट्रोजन जब ये विकास करती है तब अपने शरीर से एस्ट्रोजन का एक संप्रेरक का स्राव करती है, निकालती है। ये एस्ट्रोजन के प्रभाव से, इसकी वजह से गर्भाशय के अंतर स्तर, उसके अंदर जो स्त्री के जो गर्भाशय होता है उसके अंतर स्तर की वृद्धि होती है, पुनर्वृत्ति होती है। इस दौरान क्या होता है, इस दौरान अंडाशय में बढ़ने वाली पुटिका की पूरी तरह से वृद्धि होती है और फिर ल्यूटिनाइजिंग जो संप्रेरक होता है उसके प्रभाव से, मतलब उसकी वजह से पूर्ण वृद्धि हुई पुटिका फूट जाती है। और जैसे फूट जाती है उसके अंदर से अंडाशय बाहर आते हैं और इस अंडाशय को हम क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ओवुलेशन। और अंडाशय में फटे पुटिका से पित्तपिंड मतलब होता है कॉर्पस लुटियम बनता है। ये कॉर्पस लुटियम किस कलर का होता है, ये पीले कलर का कॉर्पस लुटियम होता है। फिर ये जो पित्तपिंड होते हैं ये प्रोजेस्टेरोन को स्राव करते हैं। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये 4 संप्रेरक के माध्यम से होता है। पहला संप्रेरक क्या था, यहाँ पे देखो दिख रहा है,
यह 4 संप्रेरक के माध्यम से होता है। पहला होता है पुटिका ग्रंथि, दूसरा होता है लुटिनाइजिन, तीसरा है एस्ट्रोजन और चौथा है प्रोजेस्टेरोन। तो पहला जो रेखा है पुटिका ग्रंथि, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से अंडाशय में स्थित पुटिका में से एक पुटिका क्या करता है, डिंब का विकास करता है, फिर उसमें एस्ट्रोजन जाता है, उसके बाद एस्ट्रोजन की वजह से क्या होता है, वो गर्भाशय के अंतर स्तर में वृद्धि करती है। इस दौरान क्या होता है, पुटिका का पूरी तरह से वृद्धि होता है। फिर अगला जो हार्मोन है, हार्मोन मतलब संप्रेरक, उसको बोलते हैं लुटिनाइजिन संप्रेरक, वो क्या करता है, वो पूरी तरह से वृद्धि करता है और पुटिका को फोड़ के मतलब फुट कर वो डिंब क्या होता है, अंडाशय में जाता है और जिससे ओवुलेशन होता है। ये जो अंडाशय में जो ओवुलेशन हुआ है, यह क्या होता है, पित्तपिंड में जाकर बनते हैं। पित्तपिंड मतलब होता है कॉर्पस लुटियम, जो पीले कलर का होता है। ये जो पित्तपिंड होता है, ये क्या करता है, अब अपने अंदर से प्रोजेस्टेरोन को, संप्रेरक को स्रावित करता है और प्रारंभ करता है। प्रोजेस्टेरोन के प्रभाव से गर्भाशय के अंतर स्तर ग्रंथियां स्रावित होने लगती हैं और इस प्रोजेस्टेरोन की वजह से उस स्त्री के गर्भाशय से बहुत सारे रक्त, जो भी अशुद्ध रक्त होते हैं, वो उनके बॉडी से कंटिन्यू निकलने लगते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है निकलने की, ये 1 से लेकर 5 दिन तक बहुत तेज होती है और धीरे धीरे वो क्या होती है, स्लो हो जाती है, जिससे यह अंतर स्तर भ्रूण के आरोपण के लिए पूरी तरह जिम्मेदार रहते हैं। तो इस दौरान अगर किसी पुरुष ने किसी स्त्री से संभोग किया, फलन किया, तब उस समय वो स्त्री के पूरे चांसेस हो जाते हैं कि वो स्त्री क्या कर सकती है, एक भ्रूण को बना सकती है। जैसे कि आपको डायग्राम में दिया गया, पहला ऊपर देखो आपको डायग्राम में, ट्यूस्का ग्रंथि, ट्यूस्का ग्रंथि से क्या निकला, एफएसएच। एफएसएच मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं ट्यूस्का ग्रंथि। उसके अंदर से क्या होता है, अंडा से डिंब फूटता है। डिंब फूटने के बाद वो क्या करता है, आगे वृद्धि करता है। उसमें से अंडोत्सर्जन होते हैं। अंडोत्सर्जन मतलब होता है एक छोटा सा डिंब निकलता है। फिर उसके ऊपर एस्ट्रोजन प्रभाव करता है, जैसा कि आपको नीचे दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 डायग्राम में देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5। इसमें क्या होता है, मासिक धर्म स्राव का समय होता है। इस दौरान स्त्री के अंदर से कंटिन्यू क्या होता है, रक्त निकलता है और गर्भाशय के अंतर स्तर तक, जब वो 14 दिन तक आता है तो 14 दिन के समय तक उसके शरीर से अंडे निकलते रहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की वजह से वह प्रक्रिया फिर मोटी होती है। उसकी परत मोटी होने के बाद ऊपर आप देख रहे हैं पित्तपिंड, एक पीले कलर का एक पित्तपिंड तैयार होता है और एक श्वेत पिंड तैयार होता है। वो जो पित्तपिंड होता है उसको प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन मिलता है और उसके बाद धीरे धीरे यह प्रक्रिया 28वें दिन फिर बंद हो जाती है। फिर 28वें दिन के बाद फिर ये प्रक्रिया धीरे धीरे क्या होती है, फिर शुरू होती है। तो ये जो प्रक्रिया स्त्रियों में होती है, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इस पे हम कुछ नहीं कर सकते इसके लिए कि नहीं, ये प्रक्रिया को हम रोक सकते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। और ये जो प्रक्रिया होती है, ये केवल 4 हार्मोन के द्वारा होती है। जैसा कि आपको मैंने बता दिया, ये चारों हार्मोन्स यहाँ दिए गए हैं। ये चारों हार्मोन्स हैं, पुटिका ग्रंथि संप्रेरक जिसको बोलते हैं फॉलिकल, दूसरा है लुटिनाइजिन संप्रेरक, तीसरा है एस्ट्रोजन और चौथा है प्रोजेस्टेरोन। तो ये जो मासिक धर्म आता है, यह हमेशा स्त्रियों में आता है। कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोगों का यह मानना है कि स्त्रियों में जो मासिक धर्म आता है, इससे स्त्रियां अशुद्ध हो जाती हैं। तो ये गलत धारणा है, ऐसा नहीं होता है, स्त्रियां अशुद्ध नहीं होती, ये केवल प्राकृतिक है। ये केवल एक अंधविश्वास है। इस अंधविश्वास में लोग रहते हैं कि नहीं, ऐसे जब औरत किसी भी महिला को ऐसा मासिक धर्म आता है तो उस समय अशुद्ध हो जाती है। नहीं, यह एक अंधविश्वास है। इस मासिक धर्म के दौरान स्त्री को बहुत पीड़ा होती है। स्त्री के अंदर से लगातार रक्तस्राव होता है, जिसकी वजह से वो कमजोर महसूस होने लगती है। और अगर उन्होंने साफ सफाई नहीं रखा तो उन्हें एक संक्रमण होने की संभावना भी बनी रहती है। इसलिए ऐसे समय में स्त्रियों को आराम करने की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ अपने अंदर एक साफ सफाई भी, एक व्यक्तिगत साफ सफाई करनी चाहिए। तो ये जो ऋतु चक्र है, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के दौरान स्त्रियों के अंदर 1 से लेकर 5 दिन तक लगातार ब्लड निकलता है और ब्लड निकलने के साथ साथ उनके अंदर बहुत ज्यादा बदलाव भी होते हैं, उनका शरीर कमजोर हो जाता है। फिर से मैं एक बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं डायग्राम में। डायग्राम में आपको दिख रहा है मासिक धर्म का समय। तो जो मासिक धर्म का जो समय है, यह प्राकृतिक घटना है। ये इसकी वजह से स्त्री के मानसिक और शारीरिक दोनों में बदलाव होते हैं। और ये जो मासिक धर्म है, ये 4 संप्रेरक के माध्यम से होता है। पुटिका ग्रंथि, दूसरा है पित्त पिंड कार्य मतलब जिसको हम बोलते हैं लुटिनाइजिंग हार्मोन, तीसरा है एस्ट्रोजन और चौथा है प्रोजेस्टेरोन। तो एफएसएच मतलब पुटिका ग्रंथि और लुटिनाइजिंग ग्रंथि मतलब हार्मोन, इसकी वजह से स्राव होता है। और वो स्राव क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के द्वारा अंडाशय से स्रावित होता है
और जिसकी वजह से उसके अंदर कंटिन्यू क्या होता है, ब्लड गिरता है। और जब जब तक डिंब नहीं विकास होता, जब तक वो फलन नहीं करता है, और ये कब तक चलता है माँ के अंदर, जब तक माँ आने वाले समय, जब यह प्रक्रिया प्रत्येक महीने में दोहराई जाती है, केवल गर्भाधान, अगर स्त्री के गर्भ में पेट में बच्चा आ गया है, तब यह मासिक धर्म उतने समय 9 महीने तक रुक जाएगा। और जब पैदा होने के बच्चे के पैदा होने के बाद जब स्त्री अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उस समय तक भी ये पीरियड रुका रहता है, ये समय रुका रहता है मासिक धर्म। और जैसे ही बच्चा पूरी तरह से विकसित होने लगता है, फिर ये प्रक्रिया ऑटोमेटिक, फिर ये प्राकृतिक प्रक्रिया फिर ये शुरू हो जाती है। और ये तब तक चलती है जब तक माँ दोबारा क्या हो, फलन के बाद दोबारा उसके पेट में बच्चा ना आ जाए। और स्त्रियों के अंदर ये जो मासिक धर्म तो होता है, ये मासिक धर्म 18 वर्ष से या तो 16 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक होता है। 45 वर्ष के बाद स्त्रियों के अंदर ये मासिक धर्म प्राकृतिक रूप से बंद हो जाते हैं। और इस मासिक धर्म के दौरान पुरुष उस बच्चे के अंदर अनेक तरह से अगर फलन हो गया है तो उस बच्चे का धीरे धीरे विकास होता है। और कहा जाता है कि जिस स्त्री के अंदर अगर मासिक धर्म ना आता हो तो उसको आने वाले समय में माँ बनने में भी दिक्कतें होती हैं। तो माँ बनने के लिए कहीं ना कहीं स्त्री के अंदर मासिक धर्म होना बहुत ही अनिवार्य है। अगर कोई स्त्री माँ नहीं बनती है तो इसकी वजह से, तो इसका क्या कारण होता है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है मासिक धर्म में अनियमितता। अगर मासिक धर्म भी आपको बराबर आना चाहिए, 28 से 30 दिन में अगेन रिपीट होना चाहिए। डिंब के उत्पादन में कठिनाई, अगर डिंब नहीं बनता है तो भी माँ नहीं बन सकती हो। अगर उसके अंड नलिका में डिंब के प्रवेश को लेकर अगर रुकावटें आती है, अगर उसके अंड नलिका में डिंब नहीं जाता है और रुकावटें पैदा होती है, तो भी वह स्त्री माँ नहीं बन सकती है। और उस स्त्री के गर्भाशय में भी उस डिंब को, उस गर्भ को रोकने की क्षमता होनी चाहिए। अगर उसकी क्षमता में भी कमी है तो वह स्त्री माँ नहीं बन सकती। तो मासिक धर्म ये एक प्राकृतिक धर्म है जिसको हम लोग ऋतु चक्र भी कहते हैं। और ये ऋतु चक्र हर 28 से 30वें दिन रिपीट होता है। और शुरू के जो 4 से 5 दिन होते हैं, इसमें बहुत ही मात्रा में ब्लड शरीर से बाहर निकलता है। और यह प्रक्रिया क्या होती है, हर महीने में रिपीट होती है। ये प्रक्रिया बंद कब होती है, जब स्त्री पुरुष के साथ संभोग करके फलन करने के बाद जब उसके पेट में जुगमाड़ू तैयार होते हैं, तब ये समय रुक जाता है। तब कब तक रुकता है, जब तक बच्चा नहीं पैदा होता है। और बच्चे के पैदा होने के बाद भी लगभग 1 महीने तक, जब तक बच्चा माँ का दूध पीता है, तब तक भी वह फल मतलब वह मासिक चक्र स्टार्ट नहीं होता है।